नमस्कार दोस्तों, मैं जसप्रीत सिंह आप सभी के सामने एक और नई धमाकेदार वीडियो के साथ में प्रस्तुत हुआ हूँ। आप लोगों के लिए मैं पिछली एक वीडियो लेकर के आया था जिसके अंदर मैंने फ्रंट एंड डेवलपमेंट के ऊपर बताया था, दैट इज़ व्हाट इज़ फ्रंट एंड डेवलपमेंट। और उस वीडियो को हो सकता है कि आप लोगों ने देखा हो या ना देखा हो। अगर आपने नहीं देखा है तो आप लोग इस आई बटन से जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। और इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए बैकएंड डेवलपमेंट को लेकर के आया हूँ। और बैकएंड डेवलपमेंट के अंदर आप लोग इस चीज़ को अब ढंग से देखने वाले होंगे कि बेसिकली बैकएंड डेवलपमेंट होता क्या है और उस चीज़ के अंदर बेसिकली कौन कौन सी टेक्नोलॉजी होती है। मतलब बैकएंड डेवलपमेंट को बेसिक एक आइडिया आपको फ्रेम करा दूंगा जिसके अंदर आपको ये चीज़ का पता चल जाएगा कि आप लोगों को अगर बैकएंड डेवलपमेंट के अंदर अगर कंटिन्यू करना है तो कौन कौन सी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और उसी के साथ में ये भी आइडिया दिला दूंगा कि बेसिकली बैकएंड डेवलपमेंट बेसिकली किस तरीके से काम करता है, बैकएंड क्यों चाहिए होता है। और इसी के साथ में आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इसको पूरा अंत तक देखिएगा। आपको बस एक काम करना है, बस वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन का बटन जरूर दबा देना है। और इसी के साथ में आप रेडी हैं, इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू एंड तक देखिएगा। बैकएंड डेवलपमेंट बेसिकली होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले इस चीज़ के ऊपर आते हैं। बैकएंड जैसे हम लोगों ने अभी पिछली वीडियो के अंदर देखा था कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट के अंदर तीन चीज़ें आती हैं, दैट इज HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट, ठीक है। ओवरऑल द थिंग इज दैट कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट पूरा डिजाइनिंग एस्पेक्ट के अंदर पूरा एक कंट्रीब्यूट करता है। पूरा जो भी लुक एंड फील जो होता है वो सारा UI UX और वो सब चीज़ें बेसिकली एक कहीं ना कहीं फ्रंट एंड डेवलपमेंट के ऊपर आ जाती हैं, ठीक है। डिजाइनिंग के एस्पेक्ट से लेकर के पूरा एक डेवलपिंग के एस्पेक्ट जो भी हमारा फ्रंट एंड का जो भी व्यू होता है वो सारा फ्रंट एंड के ऊपर आ जाता है। और ऑन द अदर हैंड बैक एंड वाला जो पार्ट है वो पूरा एक कोडिंग वाले पार्ट में आ जाता है जिसके अंदर आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की एक बहुत अच्छी ग्रैस्प होनी ही चाहिए। इट डजंट रियली मैटर्स कि आप कौन सी लैंग्वेज के साथ में कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, लेकिन एक लैंग्वेज का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है फॉर द बैकएंड, ठीक है। तो जो भी लैंग्वेज होगी आपकी, वेदर इट इज़ जावास्क्रिप्ट, जावा, पाइथन, ठीक है, कोई भी हो लैंग्वेज, और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस इसके साथ में आप बैकएंड को कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन दीज आर दी वेरी कॉमन लैंग्वेजेस जिसके साथ में आप कंटिन्यू कर सकते हैं। और इस चीज़ के ऊपर भी अभी आएंगे। पहले आपको एक पूरा आइडिया दे दूं, पूरा एक फ्रेम, मतलब एक पूरा जो एक मैप है उसके साथ में अभी मैं इस चीज़ को बताने वाला हूँ, ठीक है। एक पूरा फ्लो चार्ट, ठीक है, किस तरीके से क्या क्या होता है बेसिकली। तो उससे पहले मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि बेसिकली जब हम एक वेबसाइट जब हम विजिट कर रहे होते हैं, जो हम देख रहे होते हैं फिजिकली, जो हमारे ब्राउजर के ऊपर होता है, दैट इज कॉपी ऑफ 3 फाइल्स मेजरली, दैट इज HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट, एंड इन तीनों को मिला करके वेब पेज कहलाया जाता है। दैट इज नॉट डायनेमिक, ठीक है। लेकिन हर बार जब हम उसके अंदर क्लिक करते हैं या जो भी है वो कहीं ना कहीं बार बार सर्वर के साथ में कॉन्टैक्ट कर रहा होता है और बेसिकली रेंडर कर रहा होता है न्यू न्यू इंफॉर्मेशन, जो कि हो सकता है हमारा सर्वर, हो सकता है हमारा सर्वर उसको बार बार कोड को एग्जीक्यूट करके और मे बी डाटाबेस से फैच कर रहा हो, या फिर वो डायरेक्टली मतलब उस चीज़ को अपडेट कर रहा हो किसी तरीके से, ठीक है। वो हमारे नए नए फ्रेमवर्क्स आ जाते हैं जो भी हमारे फ्रंट एंड के हैं, वो डिफरेंट चीज़ों के साथ में चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन सीधा सीधा हम अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल हम जैसे ही कोई वेबसाइट का नाम सर्च करते हैं अपने कंप्यूटर के ऊपर, वो जा करके सर्वर के ऊपर रिक्वेस्ट मारता है और सर्वर के ऊपर कोड रन होता है। वो कोड रन हो करके कोई एक HTML, CSS जावास्क्रिप्ट का जो पेज होगा उसको जा करके हमें रिटर्न में देता है और वो हमारा ब्राउजर उसको रीड करके और शो कर देता है। ओवरऑल सीधी सीधी बात करूं तो इतना ही होता है। तो अब ये जो यहाँ से जो रिक्वेस्ट जा रही है और रिक्वेस्ट आ रही है, ये जो जाना और आने वाला जो पार्ट है वो इंटरनेट का बेसिकली कमाल होता है कि बेसिकली इंटरनेट के अंदर ये सब चीज़ें कैसे काम कर रही हैं। हमने वो जो नाम सर्च किया वो उस कंप्यूटर तक ही कैसे पहुंचा और वहां से वापस कैसे आया, इस चीज़ को भी अभी अपन बताने वाले होंगे। और सर्वर के ऊपर ऐसा क्या हुआ कि वही वेबसाइट की जो पेज है जो हम चाह रहे हैं वही आ रहा है, क्योंकि google.com के ऊपर जाकर के जब मैं अपना मेल खोलता हूँ, ठीक है, और उस मेल के अंदर जब मैं अपनी ईमेल आईडी खोलता हूँ तो मेरी ही खोलती है, किसी और की नहीं खोलती। तो ऐसा क्या हुआ कि मतलब ऐसा क्या हुआ कि गूगल के सर्वर ने वही वाला पेज दिया जो कि मेरे मेल वाला है, किसी और वाला क्यों नहीं दिया। तो ये सब खेल सर्वर के ऊपर हो रहा होता है। तो इस चीज़ को भी कहीं ना कहीं समझेंगे कि बेसिकली ये किस तरीके से काम कर रहा होता है। और इसी साथ में ये और चीज़ समझेंगे कि बेसिकली जो बैकएंड डेवलपमेंट है उसके अंदर बेसिकली अगर आपको सीखना हो तो आपको कौन कौन सी मेन चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी, बेसिक, ठीक है। और इसकी अगली वीडियो मैं एक पूरी रोड मैप के ऊपर लेकर के आने वाला हूँ। इसके अंदर एक फ्रंट एंड और बैक एंड का आपको आइडिया लग जाएगा इन दोनों वीडियो के साथ में, और एक पूरी रोड मैप वाली वीडियो अगली वीडियो होगी, ठीक है। तो अब अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे
आप लोग देख सकते हैं मैंने एक जो पेज खोल रखा है, इस पेज के अंदर आप लोग देख सकते हैं सबसे पहले एक यूज़र होता है, वो अपने ब्राउज़र के ऊपर जाकर के इंटरेक्ट करता है और वहाँ पे जाकर के एक URL डालता है। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, डायरेक्टली हम जैसे www.google.com या फिर डायरेक्टली google.com भी डालते हैं तो चल जाता है। ठीक है, तो ये होता क्या है, दिस इज कॉल्ड एन डोमेन नेम। अब होता क्या है, हमारा जो भी डेटा होता है, जो भी हमारा लॉजिक होता है, जो भी हमारा प्रोग्राम होता है, बेसिक मैंने अभी बात बोली थी या फिर शायद नहीं बोली थी, मैं इस चीज़ को मैं वापस से रिपीट करना चाहता हूँ बेसिकली अगर बोल दी तो, कि हम नॉर्मली जो हमारी जो वेबसाइट होती है वो हमारा वेब पेज होता है, लेकिन जब बैकएंड को इन्वॉल्व कर देते हैं वो हमारा वेब पेज ही नहीं रह जाता, वो एक वेब एप्लीकेशन बन जाती है। और वेब एप्लीकेशन एक प्रोग्राम की तरह होती है, लाइक एन सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर के ऊपर चलता है, ठीक है, वो हमारे ब्राउज़र के ऊपर नहीं चलता। तो कंप्यूटर, अब कौन सा कंप्यूटर के ऊपर हमारा वो वेब एप्लीकेशन चलेगी, तो वो कंप्यूटर हमारा सर्वर होता है। आप लोगों ने इस चीज़ का नाम भी सुना होगा। तो सर्वर बेसिकली एक रिमोट कंप्यूटर होता है जिसके ऊपर जाकर के हम अपनी जो फाइल्स हैं, कोड फाइल्स होती हैं, वो डाल देते हैं। ठीक है, वो हो सकता है कि मेरा खुद का सर्वर हो, या हो सकता है मैंने किसी से होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं वहाँ से मैंने एक होस्टिंग सर्विस ले रखी हो, तो वो कुछ भी हो सकता है। वहाँ पे जाकर के मैं अपनी जो भी लॉजिक होगा, जो भी मेरे कोड्स फाइल होंगी, वो जाकर के मैं उसके अंदर डाल दूंगा। अब वो कंप्यूटर 24/7 ऑनलाइन रहेगा। ठीक है, तो जब भी अगर कोई रिक्वेस्ट करेगा मेरे जो डोमेन नेम है, तो मेरे सर्वर के ऊपर जाकर के वो रिक्वेस्ट जाएगी। अब वो कैसे जा रही है उस चीज़ को और समझते हैं। डोमेन नेम बेसिकली एक नाम होता है, और जो हमारा सर्वर है वो हर कंप्यूटर का एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है। ठीक है, तो हर कंप्यूटर का होता है वो, तो एक सर्वर का भी होगा क्योंकि वो भी एक यूनिक कंप्यूटर है। तो उस आईपी एड्रेस को जैसे ही जाकर के हम गूगल के ऊपर सर्च करेंगे या किसी तरीके से किसी ब्राउज़र के ऊपर लिखेंगे, तो वो डायरेक्ट जाकर के उसी आईपी एड्रेस के पास में जाएगा और रिक्वेस्ट मारेगा। ये इंटरनेट के अंदर होता है। ठीक है, लेकिन हमने तो आईपी एड्रेस नहीं डाला था, हमने तो डोमेन नेम डाला था। यहाँ पे आता है गेम डीएनएस का। होता क्या है, जैसे हमारी टेलीफोन डायरेक्टरी होती है, टेलीफोन के अंदर हम लोग, जो इंसान होता है, कोई भी हमारा जो फ्रेंड वगैरह है, कोई भी हो सकता है, उसको एक फ़ोन नंबर असाइन होता है। ठीक है, लेकिन उसका तो नाम हम सेव कर रखे होते, मतलब याद रखे होते हैं, उसका नंबर तो हमें जनरली याद नहीं रहता है, क्योंकि कितने लोगों का हम नंबर याद रखेंगे। तो हम उसके साथ में नाम और टेलीफोन नंबर दोनों जोड़ करके हमारी टेलीफोन डायरेक्टरी बन जाती है बेसिकली। तो इसी तरीके से कंप्यूटर के ऊपर भी हमारे जो आईपी एड्रेस होता है उसके साथ में अलाइन होता है उसका डोमेन नेम, और इन दोनों को मिला करके वो एक डीएनएस डायरेक्टरी पूरी बन जाती है, जो कि हमारे इंटरनेट के ऊपर होती है। तो जैसे ही हमारा ब्राउज़र के ऊपर हम जो कोई भी नाम होता है जो भी हमारी वेबसाइट का, उसको सर्च करते हैं डोमेन नेम, तो वो जाकर के डीएनएस के ऊपर सर्च करेगा, जो कि यहाँ पे लिख रखा है, रिक्वेस्ट मारेगा डीएनएस सर्वर के ऊपर कि हमें बताओ ये कौन सी आईपी एड्रेस से रिलेट करता है। ये वो इस आईपी एड्रेस को पहचानेगा और उस आईपी एड्रेस पे जाकर के सर्वर हमारा मिल जाएगा कि ये सर्वर की बेसिकली बात हो रही है इस जो भी साइट लिखी हुई है। और ये सर्वर के ऊपर जैसे ही रिक्वेस्ट जाएगी, वो इसको रिक्वेस्ट को रीड करेगा और इसके ऊपर जो कुछ भी होना है वो होगा, और इसका पूरा जो भी कोड वगैरह रन करेगा, और फिर एक रिस्पॉन्स बन करके आएगा। और वो रिस्पॉन्स के अंदर 3 फाइल्स होंगी मेजरली, डेट इज़ HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट, और हमारा जो ब्राउज़र है उसको रीड कर लेगा और उसको एज एन वेबसाइट शो कर देगा। ठीक है, और ये बेसिक मोटा मोटा जो हो रहा होता है मेरे कंप्यूटर के अंदर, वो बेसिकली मतलब ओवरऑल जो भी हम वेबसाइट को विजिट करते हैं तो ये हो रहा होता है। ठीक है, तो इसके अंदर कई चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, कई इंटरेस्टिंग चीज़ लगी होंगी। ठीक है, अब इसी के साथ में ही अब अपन इसको और आगे फर्दर लेके चलते हैं। ठीक है, कि आगे ये चीज़ें कैसे काम करती हैं। ठीक है, तो आप इस पेज को देख ही सकते हैं कि जिसके अंदर अब हम जो बैकएंड वाला पार्ट है उसको समझने वाले होंगे। डेट इज़ कि इसके अंदर यूज़र है, यूज़र ने जैसे ही इसको फ्रंट एंड के साथ में इंटरेक्ट करता है वो। ठीक है, जैसे जो हम लोग देख सकते हैं, डेट इज़ फ्रंट एंड जो हमारा है, यूज़र जो भी हमारा इंटरेक्ट करता है, डेट इज़ HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। अब हम यहाँ पे कोई भी रिक्वेस्ट मारते हैं। ठीक है, यहाँ पे मान लो कि मेरी ईमेल है, मैंने ईमेल सेंड किया बेसिकली, तो वो रिक्वेस्ट मारेगा मेरे सर्वर के पास में जा कर के कि बेसिकली ये बंदा इस चीज़ को मांग रहा है या फिर ये चीज़ ये काम करने जा रहा है। वो किसी भी टाइप की रिक्वेस्ट हो सकती है। ठीक है, तो वो हमारा जो भी
ऐप का लॉजिक होगा, एप्लीकेशन का लॉजिक होगा, वो बेसिकली जा करके रन होगा, वो हमारे सर्वर के ऊपर होगा। अब सर्वर के ऊपर पूरी हम जो भी लैंग्वेजेस होती हैं लाइक कि PHP, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, जावा, किसी के साथ में भी हम ये लॉजिक लिख सकते हैं, ठीक है। और दैट्स वाई द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज सो मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम ये जो लॉजिक लिखने वाले होंगे, ये बैकएंड का लॉजिक वो मेन यही है बेसिकली। और ये हमारा इन जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं या फिर और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं उनके अंदर लिखते हैं हम। अब हमारा जो सर्वर होता है उसके अंदर हमारा होता है कोड, जो कि हमारा बेसिक लॉजिक होता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड गूगल का एग्जांपल ले रहे हैं तो नॉट ओनली गूगल का कोड होगा, गूगल का तो डेटाबेस भी होगा। मतलब इतने सारे यूज़र्स हैं तो हर यूज़र का डेटा, क्योंकि उसने मेरा ही ईमेल उठा करके मेरे को शो करा था, उसने किसी और को शो नहीं किया था, ठीक है। तो वो हमारा कोड जो होगा वो तो अलग होगा, मतलब गूगल का कोड तो अलग होगा, और जो डेटाबेस होगा वो तो अलग होगा, क्योंकि जो भी यूजर्स हो वो कितने भी हो सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है डेटाबेस का। जो हमारा बैकएंड है उसके अंदर ही नेक्स्ट चीज़ है डेटाबेस। तो डेटाबेस के अंदर वो सारा डेटा होता है जो बेसिकली एक वेबसाइट को रिक्वायर हो सकता है, और हम बेसिकली उस डेटाबेस को बेसिकली भर रहे होते हैं किसी भी तरीके से। लाइक यूज़र का डेटा हो सकता है, हमारी कोई शॉप है, उस शॉप के अंदर पूरी जो प्रोडक्ट्स हैं वो प्रोडक्ट्स बेसिकली किस तरीके से उस प्रोडक्ट का पूरा डेटा जो होता है वो एक डेटा हो सकता है, तो वो हमारा डेटाबेस हो सकता है पूरा। मतलब डेटाबेस के अंदर हम सारी जो इंफॉर्मेशन है उसको सेव करते हैं, और उस इंफॉर्मेशन की जैसे जैसे नीड पड़ती है हमारा जो सर्वर है उसको यूटिलाइज करता जाता है, और पूरी जो प्रोसेस है उसको वो करके और एक रिजल्ट शो करता है हमारे ब्राउज़र को। वो हमने अभी देखा था कैसे। एक और चीज़ आती है जो बैकएंड के अंदर आती है, डेट इज़ API। अब API को इस तरीके से समझ सकते हैं लाइक कि मेरे को एक वेबसाइट बनानी है, मेरा मन किया कि हाँ भाई एक प्रोजेक्ट बनाते हैं वेबसाइट का, वेब डेवलपमेंट का, और उसके अंदर हम क्या करेंगे कि हम जो एरोप्लेन की टिकट्स हैं उसको बेचेंगे, ठीक है। हमारी वेबसाइट पे जा करके सामने वाला एरोप्लेन की टिकट को बुक कर सकता है। लेकिन ऐसे कैसे कर दूंगा मैं, मतलब ना मेरे पास कोई एरोप्लेन की जो कंपनी है ना वो है जो कि मैं डायरेक्टली लोगों को टिकट बेच सकूं या कुछ भी कर सकूं, वो कैसे कर पाऊंगा मैं। बेसिकली यहाँ पे आती है बात API की। मतलब एरोप्लेन की जो भी वेबसाइट्स होंगी, जो जहाँ जहाँ से भी वो टिकट बुक होती होगी, तो उन्होंने एक तरीका दे रखा है। उस तरीके से अगर हम अपनी वेबसाइट के ऊपर, मैं अपनी जो वेब डेवलपमेंट है उसके अंदर लगा दूंगा अगर उस लॉजिक को या उस तरीके को यूज़ कर लूँगा, तो बेसिकली क्या होगा, जैसे ही सामने वाला टिकट को बुक करेगा तो उसको जो भी टिकट बुक करने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है वो सारी चीज़ें मेरी वेबसाइट उस वेबसाइट से फेच करेगी कि ये इंफॉर्मेशन नीडेड है फॉर द यूज़र टू बुक एन टिकट, ठीक है। तो वो इंफॉर्मेशन को शो करेगा, वो बंदा मेरी वेबसाइट का यूज़ करके उस डेटा को फिल करेगा, और अब उस रिक्वेस्ट को जैसे ही मेरे सर्वर पे डालेगा, मेरा सर्वर जा करके उसी जो API मैंने बोला उसी वे से जा करके वहाँ पे डेटा शो कर देगा कि ये एक टिकट हमें बुक करनी है, और वो वेबसाइट एक टिकट बुक करेगी और उसका एक रिजल्ट देगी कि सक्सेस हुआ या फेलियर हुआ, या फिर टिकट का एक पूरा फोटो वगैरह दे देगी, और वो जा करके मेरी वेबसाइट पे मेरा सर्वर पे आएगा, और मेरा सर्वर उसको एज एन HTML CSS या जावास्क्रिप्ट के अंदर किसी तरीके से डाल करके जो भी मैंने लॉजिक लगा रखा होगा उसके अंदर शो कर देगा मेरी वेबसाइट के ऊपर। तो ओवरऑल एक बंदे ने मेरी वेबसाइट का यूज़ करके किसी और वेबसाइट के ऊपर जो टिकट बुक होनी है वो हो जाएगी, ठीक ठीक है। तो ये जो यूज़ हुआ वो बेसिकली API का यूज़ हुआ। मतलब API एक एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है, ठीक है। ये एक प्रोग्रामिंग इंटरफेस है जिससे कि एक मिडिल मैन का काम करता है, दो डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर से बेसिकली एक तरीके से एक पैचअप कराता है, ठीक है। मतलब एरोप्लेन की जो वेबसाइट्स है, मतलब उसको एक एक्सटेंड कर दिया ना, मतलब हमने, मतलब यूजर्स को नॉट ओनली उस वेबसाइट के ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, मल्टीपल वेबसाइट्स भी एक एरोप्लेन की टिकट को बुक करा सकती हैं। तो एक कहीं ना कहीं आप इस चीज़ का एक फ़ायदा देख सकते हैं, जैसे कि हम जो लॉगिन करते हैं तो कई सारे लॉगिन्स आते हैं, लॉगिन विद गूगल, लॉगिन विद फेसबुक, लॉगिन विद गिटहब, मतलब मल्टीपल जो भी हमारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनसे हम लॉगिन कर सकते हैं। तो ये भी एक API का ही एक एप्लीकेशन है, ठीक है। तो ये सब चीज से हम समझ पाए होंगे कि तीन चीजें बेसिक इंपॉर्टेंट है फॉर द बैक एंड, दैट इज फर्स्ट वन इज द सर्वर, ठीक है। और सर्वर के ऊपर जो भी हम बेसिक लॉजिक जो समझते हैं उसके अंदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंड चीज दैट इज द बैकएंड, एंड थर्ड वन इज द API, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को हम जैसे लर्न कर लेते हैं, और मतलब लर्न मतलब सीख जाते हैं कि इसको कैसे इंप्लीमेंट करना है, क्योंकि
जो भी वेब डेवलपमेंट या फिर जो भी हमारी डेवलपमेंट होती है उसके अंदर लर्न जनरली ऐसा कुछ करना नहीं होता कि यहाँ पे रटे मार रहे हैं बहुत बुरी तरीके से, ऐसा नहीं होता कुछ। ठीक है, हम लोगों को चीज़ों को समझना होता है कि इसका इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, बाकी तो सब गूगल सर्च से होता है। ठीक है, तो हमें ये तीनों चीज़ों को बेसिकली ग्रेस्प करना है कि बेसिकली ये चीज़ें काम कैसे करती हैं, ये होता कैसे है। ठीक है, तो एक बेसिक आइडिया दे दिया होगा। अब हम सेकंड पार्ट के ऊपर चलते हैं इस वीडियो का, दैट इज़ कि आप बैकएंड डेवलपमेंट के ऊपर किस तरीके से शुरू कर सकते हैं। तो बेसिक चीज़ लेकर के चलते हैं हम। नोड जेएस के साथ में चलेंगे। अगर मैं मतलब जिसकी बात कर रहा हूँ डेट इज़ जावास्क्रिप्ट के साथ में। ठीक है, आप पाइथन के साथ में, जेंगो के साथ में कर सकते हैं। अगर आपको पीएचपी करनी है उसके साथ में भी कर सकते हैं, और अगर आपको जावा के साथ में कर सकते हैं आप स्प्रिंग का यूज़ करके। ठीक है, तो मल्टीपल टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ भी आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे नोड जेएस का यूज़ करने वाला हूँ। आप स्टार्टिंग में फ्रंट एंड का आप बेसिकली लर्न कर सकते हैं, HTML CSS जावास्क्रिप्ट वगैरह, और उसी जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके बैकएंड भी आप सीख सकते हैं। ठीक है, अब हमने बताया था कि बैकएंड की एक वेबसाइट, एक वेब ऐप होती है, ना कि एक ओनली वेब पेज होता है। तो वेब ऐप हमारे कंप्यूटर के ऊपर डलता है, दैट इज सर्वर, जो हमने अभी बताया था। तो जो हमारा जो वेब ऐप है वो हमारे कंप्यूटर के ऊपर किस तरीके से रन करेगा, वो बेसिकली जावास्क्रिप्ट तो हमारे ब्राउज़र रन करता है, तो हमारे कंप्यूटर जावास्क्रिप्ट को कैसे रन करेगा? तो उसके लिए हमें चाहिए एक रन टाइम इन्वायरमेंट। ठीक है, एक मतलब क्रॉस प्लेटफॉर्म चाहिए जिसके ऊपर हमारा जो बेसिकली जो हमारी जावास्क्रिप्ट है वो रन हो सके। तो वो बेसिकली नोड जेएस है। ठीक है, नोड जेएस एक मतलब क्रॉस प्लेटफॉर्म है जो कि हमारा रन टाइम इन्वायरमेंट को डेवलप कर मतलब रन टाइम इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, और उसके अंदर हम जा करके हमारे जो जावास्क्रिप्ट का जो लॉजिक है उसको हम रन करा सकते हैं कोई भी कंप्यूटर के ऊपर, चाहे वो अपना कंप्यूटर हो चाहे वो सर्वर के कंप्यूटर हो। ठीक है, और उसके अंदर हमें जो इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज होती है लाइक कि नोड जेएस, ठीक है, ये फॉर दी जावास्क्रिप्ट, जेंगो फॉर दी पाइथन, स्विफ्ट फॉर दी जावा, ठीक है, एंड पीएचपी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मतलब ये जो डिफरेंट टेक्नोलॉजी है आप डिफरेंट अपनी लैंग्वेजेस के अकॉर्डिंग ही सीख सकते हैं। तो ये दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। सेकेंड चीज़ इज़ दी डेटाबेस, जो हमने बताया था। तो इसके अंदर मल्टीपल डेटाबेस होते हैं, दो टाइप के डेटाबेस होते हैं, दैट इज़ कि एक सीक्वल एंड नॉन सीक्वल। ठीक है, सीक्वल एंड नॉन सीक्वल, सीक्वल होता है टेबुलर फॉर्म में सब कुछ सेव करता है। ठीक है, और नॉन सीक्वल होता है वो एक तरीके से जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट की फॉर्म में सेव करता है, मतलब तो उस फॉर्म में एक मतलब टेबुलर फॉर्म में सेव नहीं होता है। आप जाकर के इसको सर्च कर सकते हैं। ठीक है, ये कि जो नॉन टेबुलर फॉर्म में डेटा किस तरीके से मतलब नॉन सीक्वल लैंग्वेजेस किस तरीके से डेटा सेव करती हैं। ठीक है, तो उसके एग्जांपल्स बताना चाहता हूँ। जो MySQL है वो एग्जांपल है फॉर द सीक्वल डेटाबेस, एंड नॉन सीक्वल डेटाबेस का एग्जांपल है MongoDB, एंड देयर आर वेरियस अदर डेटाबेसेस जिसके साथ में आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, और फिर फर्दर आगे अगर अपन चाहें तो APIs वगैरह हमें सीखनी होती है, REST APIs वगैरह। ठीक है, हमें API कॉल किस तरीके से मारनी है, तो वो बेसिकली एक बेसिक आइडिया हमें सीखना होता है। तो ओवरऑल आई थिंक कि मैंने पूरा एक आइडिया दे दिया होगा कि ओवरऑल किस तरीके से चीज़ें काम करती हैं और आप किस तरीके से इन चीज़ों के अंदर कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो किस तरीके से पूरी ओवरऑल वीडियो रही, और अगर कुछ चीज़ छूट गई हो तो आप ज़रूर बताइएगा, और अगर कोई भी चीज़ अगर आपको कोई भी किसी भी तरीके के सुझाव हो तो डेफिनेटली आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन के ऊपर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो वीडियो को एंड करने से पहले आई वांट टू रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू विल नेवर मिस एनी अपडेट फ्रॉम माय दिस चैनल। और इसी के साथ में चलिए अब इस वीडियो को एंड करते हैं। चलिए अब मिलते हैं अपनी एक नई वीडियो के साथ में। ठीक है, टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, एंड अ बिग थम्स अप फ्रॉम माय साइड। बाय बाय गाइस।